गुड मॉर्निंग क्लास। आनुवंशिकी, आनुवंशिकता, ये आपका एक चैप्टर है क्लास 10 के लिए। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता से पहले हम आनुवंशिक को पढ़ेंगे। आनुवंशिकता क्या होता है? जिस विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकी के बारे में, आनुवंशिकी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आनुवंशिकी से संबंधित है। तो पहले हम बात करते हैं आनुवंशिकी क्या होती है। आनुवंशिक, आनुवंशिक, देखिए आनुवंशिक का अर्थ होता है, आनुवंशिक का अर्थ क्या होता है? वंशागति, वंशानुगति, 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 लक्षणों को वंशानुगत लक्षणों को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, वंशानुगत लक्षणों को आगे बढ़ाना ही आनुवंशिक है। और जिस शाखा में हम इसका अध्ययन करते हैं उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। जिस शाखा के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे, आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकता के अंतर्गत आनुवंशिकी क्या है? वंशानुगत लक्षणों को आगे बढ़ाना। आनुवंशिकी क्या करती है? किसी लक्षण को वह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब होता है, जैसे अभी मान लेते हैं हम हैं, हमारे बाद हमारा बच्चा, उसके बाद उसका बच्चा, फिर उसके बाद उसका बच्चा। तो जो एक वंश के बाद दूसरी वंश आ रही है, फिर उसके बाद फिर दूसरी वंश आ रही, तीसरी, चौथी, तो जो वंश आ रही है, इसी वंश को हम पीढ़ी कहते हैं। तो यह लक्षण, कौन से लक्षण? आनुवंशिकी या फिर वंशानुगत का लक्षण, यह पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती जाती है। यह लेके जाता है, कोई लेके जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? आनुवंशिक बोलेंगे। आनुवंशिक जो होता है, यह इसमें क्या जाता है? आनुवंशिक गुण जाते हैं। आनुवंशिक गुण किसका होता है? आनुवंशिक गुण का। आनुवंशिक गुण, आनुवंशिक गुण, आनुवंशिक गुण का मतलब होता है किस किस चीज को लेके जाएगा। देखिए, आनुवंशिकी या आनुवंशिक गुणों को ही ले जाने का काम करता है या फिर होता है, इसको हम आनुवंशिकी कहते हैं। जैसे आपका मान के चलिए शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट, जो आपका शरीर की जो बनावट है, जो शरीर का बनावट है, उस शरीर के बनावट को अगले पीढ़ी में दिखा देना, अगली पीढ़ी में ले जाना, यह आनुवंशिकी का काम है। जैसे अगर हम मान लो, अगर हमको देख लीजिए, तो हमारे पास या हमारे शरीर में या हमारा शरीर जैसा है, आने वाला जो बच्चा होगा हमारे जैसे होगा। उसके पास भी 2 आंखें होंगी, एक नाक होगा, 2 आंखें होंगी, सर होगा, मतलब पूरा शक्ल एक इंसान का होगा, न कि एक गाय का। तो इंसान का पूरा शक्ल अगले वंश में चला जाना ही क्या होगा? आनुवंशिकी। यह आनुवंशिक गुणों की, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, एक पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब देखिए, इसका मुख्य योगदान देते हैं क्या? गुणसूत्र। मुख्य क्या करते हैं? गुणसूत्र होते हैं। मुख्य काम गुणसूत्र करता है। तो गुणसूत्र में भी कौन? गुणसूत्र में भी कौन? डीएनए। मैं भी गुणसूत्र का एक क्लास से होगा, उसको भी चलाया जाएगा, बट मैं अभी इसके पहले आपको आनुवंशिकी समझा दूं अच्छे से। तो आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी एक प्रकार का
आनुवंशिक लक्षणों की वंशागत करता रहता है, बढ़ाता रहता है, जिसमें आनुवंशिकता के अंतर्गत किसकी कौन से, तो शारीरिक बनावट को, शारीरिक स्थिति को, शरीर के प्रत्येक भागों को अगले जाति में, अगले वंश में दिखा देना ही आनुवंशिकी है। 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 और यह हर साल, मतलब हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ना तो डीएनए रुकते हैं, ना तो वो थकते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक इंसान से, जैसे मान चलो अगर राजू है तो राजू का लड़का होगा मोहन, मोहन का लड़का होगा सोहन, सोहन का लड़का होगा मोनू, मतलब ये जो सभी लोग हैं, लेकिन क्या राजू का जो शकल सूरत होगा वो मोहन में दिखेगा, मोहन का शकल सूरत होगा सोहन में, मोनू में, सब में जो है दो हाथ है दो पैर वगैरह ही पाए जाएंगे। तो जो शारीरिक बनावट की वंशागत कौन करता है, डीएनए करती है। शारीरिक बनावट की वंशागति कौन करेगी, डीएनए करेगी। ठीक, तो ये क्या करता है, यह वंशानुगत गुणों का यह वंशानुगत का पीढ़ी में पीढ़ी क्या करता है, ट्रांसफरिंग करता है। क्या देख रहे हो, लाख लाख क्लास खत्म होने की बात करो, ठीक है। ठीक है, वंशानुगत किसका होगा, मानव का होगा। देखिए आनुवंशिकता में हालांकि भी हम बात करेंगे, मेंडल जी को लेके आएंगे भी, मेंडल जी आकर के आनुवंशिकता बारे में और समझाएंगे अच्छे से। इससे पहले हम अपने तरीके से मानव के आधार पर इसको समझ लेते हैं पहले, फिर हम इसमें जब हम मटर को लेके आएंगे तो वहां प्लांट को समझेंगे, तो प्लांट को समझने के लिए पहले इंसान को समझिए, ठीक ना। तो मनुष्य के प्रत्येक गुणों को ले जाने का काम कौन करेगा, डीएनए करेगी। तो डीएनए किसका वंशानुगत करेंगे, गुणों के करेंगे। अब कौन सा गुण, शारीरिक गुण, शारीरिक गुण को करेंगे, क्योंकि आपके अंदर दुई गुण है, आपके अंदर दुई गुण होता है। एक गुण होता है शारीरिक गुण, भाई जिसमें शारीरिक संबंधित होता है वह। एक होता है मानसिक गुण, मानसिक गुण, मानसिक गुण, मानसिक गुणों का नहीं करता यह ट्रांसफरिंग, जिसको हम बोल सकते हैं सामाजिक गुण, सामाजिक, सामाजिक गुण, जो आपको समाज से मिला है, जो आपको समाज से मिला है, यह डीएनए अगले वंश में नहीं लेके जाती। जो आपको समाज से मिला है, समाज से क्या मिला है, हमको शिक्षा मिला है समाज से। जब हम पैदा हुए तो हमको जो है पढ़ाया लिखाया, मम्मी ने सिखाया पढ़ाया, फिर इसके बाद टीचर्स ने पढ़ाया, फिर आगे बाकी लोगों ने सिखाया। तो इनकी जो बुद्धि हमारे खोपड़िया बैठी, यह बुद्धि अगले वंश में नहीं जाएगी, अगले वंश में नहीं जाएंगे। तो मानसिक गुणों को नहीं ले जाता डीएनए, नहीं तो खूब बढ़िया था, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता, मास्टर लड़का मास्टर है कि नहीं। अगर गुण को ट्रांसफर करता डीएनए तो कितना बढ़िया रहता, आराम से सूते सूते एबीसीडी पढ़ते, पैदा होने के बाद जैसे पैदा हो रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर शुरुआत में इसका प्लस बी का प्लस 2ab। अगर ये डीएनए ऐसा काम करता, सोचो कितना इमेजिनेशन होता इसको लेकर के कि लड़का अभी चल ही फिर रहा है, तब तो उसको पता चल रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना है। है कि नहीं है, लेकिन यह डीएनए नहीं करता। डीएनए कहता है मैं आपके शारीरिक गुणों को लेके जाऊंगा, न कि मानसिक गुणों को। आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, ये आप पर डिपेंड करती है, अगले वंश पर नहीं डिपेंड करेगी। अगले वंश को फिर पढ़ना पड़ेगा उसको। हाँ मैं आपका चेहरा दे दूंगा उसको, मैं आपका शकल दे दूंगा, आपका नाक अगर टेढ़ी है तो मैं अगले वंश में टेढ़ा नाक बना दूंगा, मतलब मैं ये सारे काम करूंगा, लेकिन मैं शारीरिक गुणों का गुणों का वंशागत करूंगा, लेकिन मानसिक गुणों का वंशागत नहीं करूंगा। ठीक, तो ये क्या करता है, यह एक जाति को दूसरे जात जैसा बनाती है। क्या करती है, एक जाति को
एक जाति को एक जाति को दूसरे जाति के रूप में मनाती है, दूसरे जाति, लेकिन दोनों जाति एक ही जाति के होंगे। अगर ये मानव के जाति के हैं तो दूसरा भी मानव का ही होगा, दोनों एक ही जाति के होंगे। जाति के मतलब अगर वह मेमेलिया संघ का है तो वह आर्थ्रोपोडा वाला नहीं होगा, वो मोलस्का वाला ना होगा, वंश उसका अलग रहेगा। अगर यह मानव है तो अगला इंसान मानव, अगर यह बानर है तो अगला इंसान बानर, अगर इंसान ये बकरी है तो अगला वंश भी बकरी। वो तो फिर इसमें म्यूटेशन होगा ना, म्यूटेशन बदलाव, ये धीरे धीरे होता है बदलाव। ठीक है, हम थोड़ी लेक्चर में ही हम म्यूटेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे, जिसके साइंटिस्ट कुछ लोग हैं जब विकास है आप में, तो उसमें म्यूटेशन हुआ है उसको बात समझेंगे इसमें। ठीक है, तो एक इंसान का चेहरा दूसरे इंसान में चला जाना ही क्या कहलाएगा, वंशानुगत कहलाएगा। यह कौन काम करता है, डीएनए करती है। कौन लोग करेंगे, डीएनए करेगा। डीएनए का मुख्य काम क्या है, डीएनए का मुख्य काम है शारीरिक गुणों की वंशागत करिए, शारीरिक गुणों की वंशागत करिए, शारीरिक गुणों की वंशागति। मनुष्य का चेहरा अगले वंश में मनुष्य ही जैसा होता है, डीएनए डिसाइड करेगी, डीएनए डिसाइड करती है। डीएनए कहाँ पाई जाती है, तो गुणसूत्र में पाई जाती है, गुणसूत्र में पाई जाती है। अब गुणसूत्र क्या होता है बताएंगे बाद में, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हेरिडिटरी क्या है, हेरिडिटरी एक शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिक का अध्ययन करते हैं। क्या पौधों में भी वंशानुगत होता है, क्या पौधों में भी वंशानुगत होता है, बिल्कुल होता है। नीमकौड़, नीमकौड़ किसे बोलते हैं, नीम के बीज को, नीम के बीज को या नीम के फल को। नीम का बीज को बोने पर वह अपने ही जैसे अगले में बनाएगा। अगर वह बीज नीम का है तो उसका जो पौधा तैयार होगा वो भी नीम का ही होगा। आम की अगर गुठली है तो आम की गुठली किसका है, आम का है, तो उसकी गुठली को अगर बोएंगे तो उससे बनाया गया प्लांट एक आम का ही होगा। वह इमली का ना होगा, वो महुआ का ना होगा, वो किसी अन्य पौधों का ना होगा। जिस वंश का वह है गुठली उसी वंश का नया पौधा देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पौधों में भी वंशानुगत होती है, पौधों में भी वंशानुगत होती है, पौधों में भी वंशानुगत होती है, वंशानुगति होती है। वंशानुगति का कार्यक्रम पौधों में भी देखा गया है। अपने ही वंश को दूसरे पीढ़ी में दिखा देना, ये वंशानुगति होती है। और ये पौधों में भी होती है, ये किस में होती है, पौधों में भी होती है। ठीक, इसके मुख्य आनुवंशिकी के पिता किसे कहेंगे, आनुवंशिकी के पिता, आनुवंशिक के पिताजी कौन थे, मेंडल जी थे। आनुवंशिकी के पिता मेंडल जी, आनुवंशिकी के पिता मेंडल जी। पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर है, ग्रेगर है, ग्रेगर ग्रेगर है, ग्रेगर, ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉन मेंडल। ये क्या थे, यह आनुवंशिक के पिताजी थे। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के पिता कौन, आनुवंशिकी के पिता मेंडल जी। शॉर्ट में मेंडल जी के हिसाब चलता है, ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं कहते हैं। मेंडल के बारे में क्या बताएं, मेंडल बहुत अच्छे इंसान थे। यह एक तरीके का मान चलिए, इनको पौधों से बहुत लगाव था, मेंडल जी को, मेंडल जी को पौधों से काफी लगाव था। इसलिए
इन्होंने ये एक पादरी के यहाँ नौकरी करते थे और ये बागवानी से काफी प्रेम रखते थे। यह एक तरीके मान चलिए तो ये एक मैथमेटिकल टीचर थे, गणित के टीचर। इसलिए इनको मतलब ये गुणा भाग वगैरह करने काफी पॉसिबिलिटी थी, आराम से वो कर सकते थे ग्रेगोर जॉन मेंडल जी। ठीक, ग्रेगोर जॉन मेंडल जी काफी तरीके से एक्टिव भी रहते थे वह। ग्रेगोर जॉन मेंडल या ग्रेगोर जॉन मेंडल, इन्होंने सबसे पहले रिसर्च किस पर किया? इन्होंने सबसे पहले रिसर्च इन्होंने किया मटर के पौधे पर। इनका प्रयोग किस पर हुआ? मटर के पौधों पर, मटर के पौधों पर हुआ। इनका सबसे पहला प्रयोग मटर के पौधों पर हुआ। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने मटर के पौधों को ही क्यों लिया? इन्होंने मटर के पौधों को ही क्यों लिया? इनको कोई और पौधा ना मिला। इनको मटर के अलावा इनको इमली, टमाटर, महुआ, आम, नीम, कटहल बहुत सारे जीव मिलते, मतलब बहुत सारे प्लांट थे, लेकिन उन्हें मटर को ही क्यों चॉइस किया अपने प्रयोग में? तो मटर के पौधों में काफी चीजें ठीक ठाक थी, काफी चीजें ठीक ठाक। क्या बात थी? मटर एक कम समय में पैदा होने वाला फसल है, कम समय में। एक वर्ष नहीं होता, एक से कम होता है। अब एक फसली क्या है? एक मौसमी। तो कौन आम एक मौसमी ना है? ये अपने जीवन चक्र पूर्ण कर देता है। तो काऊ न कर पाते हैं? हर एक साल। तो आओ ना करते हैं, आओ भी तो एक साल में करते हैं। इसमें चना भी एक है। चले आगे। अरे सब में पाए जाते हैं। चलो आगे देखो। मटर के पौधों की जो खास बातें थी, यह एक पहली बात, इसको हम साधारण से उसने इसको प्राप्त कर पा रहा था। वह समय भी इसका कम था, कम समय में ही रिस्पॉन्स मिल जाती थी। यहाँ पर आप कहेंगे कि इनके अलावा अगर हम कहें कि मैं ये आम के बीज पर करते तो क्या दिक्कत था? आम के बीज पर रिसर्च करते तो मान के चलो आम कितना दिन में फल देगा? कम से कम 2-3 साल लग ही जाएगा इसको, 2 साल 3 साल तक लग, और भी लग सकता है टाइमिंग। आम भाई पूरा, अब हाइब्रिड आम, अब तो हाइब्रिड आम आ गया है, इससे कम ही समय में बीज देने लगता है। हम 2 साल एवरेज मान लेते हैं। अगर मेंडल जी इस पर रिसर्च करते, सोचो इस पर रिसर्च करते, अभी मान लो मेंडल जी मान लो अभी तक 32 साल के हो गए हैं सपोज डेट। अब यह पहला पीढ़ी देखने के लिए, पहला पीढ़ी देखने के लिए वह आम के बीज को बोते, इस आम पर रिसर्च किए, इस आम पर रिसर्च करने के बाद जो दूसरी पीढ़ी का आम मिलता, दूसरी पीढ़ी का आम मिलता इनको, तो इनको लगभग 3 से 4 साल तक वे वेट करते हैं। 3-4 साल तक, जब तक कि भाई वो भी रिप्रोडक्शन ना करे, उसमें भी मतलब वो भाई नया वंश कैसे बनेगा? जब उसमें बीज बनेंगे, इसमें फूल बनेगा, तभी नया वंश दिखेगा। तो इनको काफी टाइम मिल जाता है, या फिर काफी टाइम हो जाता है। एक आम से दूसरे आम के बीच में लगभग 4 साल का अंतर हो जाता है इनको, और 4 साल के बाद ये पौधा भी बीज बनाता, ये भी फलने लगता, और फिर इसकी तीसरी पीढ़ी देखने के लिए इनको लगभग 8-10 साल बीत जाता। 3 पीढ़ी को देखने के लिए 8-10 साल, तो 32 साल था, तीसरी उम्र देखने के लिए वो 40 साल के आसपास हो जाता। और लेकिन ये भी रियलिटी नहीं है कि 3-4 साल में वो आम बीज ही दे देगा, और भी टाइम लगेगा उसका, और भी टाइम लग जाता। तो मेंडल जी सोचे कि अगर हमको तो एक पीढ़ी में क्या हो रही है और अगली पीढ़ी में क्या हुई, उसकी अगली पीढ़ी में क्या हुई, हम मैं खाली लक्षणों को देखने चाहता था। वह इस पीढ़ी में अगर ये लक्षण आया हुआ है
तो क्या अगली पीढ़ी में वो लक्षण आएगा कि नहीं आएगा? तीसरे वाले में वो लक्षण आएगा नहीं आएगा? चौथे वाले में लक्षण आएंगे नहीं? भाई वो पीढ़ी दर पीढ़ी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशागत करने के लिए ही मेंडल जी को याद करते हैं कि यह लक्षण उसमें दिखती है कि नहीं दिखती है। इसलिए मेंडल जी ने कहा भाई आम, नीम, कटहल ये सब बहुवर्षीय पौधे हैं और बहुवर्षीय पौधों पर रिसर्च करना काफी दिक्कत हो सकती है, टाइम लग जाएगा उसमें, और हमको तो अपना कॉन्सेप्ट जल्दी से दिखाना है ना। तो इसलिए मटर, आम, नीम जो भी है इस फसल को मेंडल जी लिए नहीं, मेंडल जी लिए ही नहीं। इनके पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी मटर के पौधों को देखना आसान था, इसलिए अपने पीढ़ियों में मटर के पौधों को लेना जरूरी समझा। लेकिन एक क्वेश्चन और बनाता है, मेंडल ने किस मटर के पौधों पर रिसर्च किया था? क्वेश्चन बनाता है, मेंडल जी ने किस मटर के पौधों पर किया था? तो आंसर आएगा कि यह बागानी फसल के मटर को, बागानी फसल मटर का, किस मटर को लिया था? बागानी मटर का। बागानी मतलब गार्डन मटर, गार्डन मटर मतलब ये बगीचे वाले के मटर को लिए थे, क्योंकि इनके बाप पहले से ही बीज मतलब बगीचे से काफी प्रेम रखते थे। तो वो ये घूमने गए थे मेंडल जी, तो मेंडल जी जहाँ घूमने गए थे वहीं से उस मटर को लाए थे वह, इसलिए वह एक गार्डन में मिलता था, मतलब एक बगीचा वाला मटर था, इसलिए उसका नाम पड़ गया गार्डन मटर। तो मेंडल जी ने जिस मटर पर अध्ययन किया था वह गार्डन मटर था। शॉर्ट वाले को समझता है, गार्डन मटर मतलब बगीचे वाले मटर पर उसने क्या किया था? रिसर्च किया था। ठीक ना। तो क्वेश्चन अगर ये बना दे कि मटर के पौधों को क्यों लिया, तो क्योंकि मटर के पौधों से 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियों को देखने में कम समय लगता, और दूसरी बात कि मटर आसानी से उसको उपलब्ध हो पाएगा, मटर का पौधा उसको आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। ठीक, और क्या, और इसमें 3-4 महीने में उसको दिख जाएगा, 3-4 महीने तक मटर के पौधों में जो भी लक्षणें गड़बड़ हो रही है, जो भी लक्षणें कम हुआ, उसको स्पष्ट वह देख सकता था मेंडल जी। मेंडल जी स्पष्ट रूप से उसको देख सकते थे। तो पहला उसने रिसर्च में सबसे पहला किया, वो देखना चाहता था, तो उसने 3 प्रयोग किए, उसने 3 प्रयोग किया था उसने। पहला प्रयोग का नाम था मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड मतलब एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस, जिसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्लास, मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस क्या था? उसने 2 प्रकार के बीज लिए, 2 प्रकार का बीज, मटरिये का था लेकिन 2 ही प्रकार का था। उसने एक लिया, उसने लंबा, एक लिया बौना, 2 प्रकार का उसने क्या लिया? पौधा लिया। एक लंबापन वाला मटर का पौधा लिया, एक बौना पौधा वाला मटर का पौधा लिया उसने। और आपको याद है कि लंबा और बौने में क्या मिलेगा? गुणसूत्र मिलेगा। तो इन्हीं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो डीएनए थे, और डीएनए में पाए जाने वाला जीन, डीएनए में पाए जाने वाला जीन हम लोगों में भी जीन होता है, कौन कौन सा?
हम लोगों में कौन कौन सा जीन होगा? मानव में पाए जाने वाले जीन कौन कौन सा है जो रिप्रोडक्शन में काम करती है? हम लोगों में जीन कौन सा होता है? अरे कहते हो ना कि लड़का है कि लड़की है, कैसे बनता है ये? हाँ, तो जो आप मानव या पुरुष जो होते हैं या फिर नर होता है, ठीक ना? चलो देखो आगे, तुम लोग बतियाते कम हो, पढ़ते कम हो। पढ़ते कम हो, बतियाते ज्यादा हो। नर में जो जीन होती है उसको हम लोग किसे दिखाते हैं? एक्स वाई से। ये भी पता नहीं है इसमें। और जो मादा होती है उसको यक्स से दिखाते हैं। गुणसूत्र के अंदर पाए जाने गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं डीएनए, और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। मैंने पहले कहा मैं गुणसूत्र का लेक्चर लूंगा, वहां पर आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ पर देख रहे हो मेंडल जी का नियम, यहाँ देखिए ये क्या है, मनुष्य की जीनी संरचना है, जीनी संरचना। उसी प्रकार से यहाँ से भी जीनी संरचना होती है इसकी। ऐसे ही मेंडल जी ने जब लंबा और बौना पौधा को लिया तो इनमें भी उनको जीन देखना जरूरी था। जब उसने जीन देखा तो इसमें टीटी नाम करके आए दो ठो। जैसे मनुष्य देखो, जब भी डीएनए रहता है जोड़े में रहता है, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहेगा। इसमें जो था टीटी, स्मॉल टीटी, तो बौने में पाए जाने वाला जो जीन था टीटी, और इसमें टीटी, दोनों में टीटी है। स्मॉल टी ये बात का सबूत था कि इसमें जो है बौनेपन वाला लक्षण दिख रहा है, और कैपिटल टी ये दिखा रहा था कि इसमें लंबा पौधा या लंबे पौधे इसमें है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो ये जीन क्या बता रहा था? लंबापन बता रहा था। टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा, मतलब लिखे तो है। तो इसमें लंबे पौधे थे, लंबे पौधे, इसमें बौने पौधे थे, लंबे पौधे और बौना पौधा। मेंडल जी जब इसका रिसर्च किए, रिसर्च मतलब जब इसका संकरण कराया, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का मतलब होता है लंबा पौधा बौने पौधे को जब इसमें एक दूसरे से मिलाया, रिप्रोडक्शन किया, तो इसने 4 स्थितियां दिखा, इसने 4 स्थितियां देखा। लंबा पौधा और बौने पौधों को जिसने मिलाया, इसमें कितनी स्थितियां देखा? 4 स्थितियां देखा। कौन कौन सी? कौन कौन सी देखा इसने? यहां से करेंगे टीटी, टीटी, सब टीटी थे, क्या थे? सब टीटी। तो जो F1 पीढ़ी आई, मतलब F1 पीढ़ी का मतलब पहली पीढ़ी, F1 पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में उन्होंने सभी पौधों में क्या देखा? टीटी टीटी टीटी, कंप्लीट पौधे में। और टीटी क्या बता रही थी कि इसमें लंबेपन का भी गुण है। इसमें क्या बता रही थी? इसमें लंबापन का भी गुण है, लंबापन का भी गुण है, और इसमें बौना पौधा का भी गुण है, बौना पौधा का भी गुण है। तो इसमें ये जो हमको मिला है, जो नई पीढ़ी बन के आई है, जो यह पौधे और यह पौधे के संकरण के बाद जो हमको मिला है, इस मिले हुए जब चेक किया गया इनको, तो पता चला कि इसमें जो भी पौधे आएंगे वह क्या होंगे? लंबापन भी होंगे, बौनापन भी होंगे, लंबापन और बौनापन। लेकिन इसमें जो लंबापन और लंबा वाला होगा
इसमें दो लक्षण दिखेंगे। जो लंबापन वाला है इसे प्रभावी, जो लंबा है उसे प्रभावी, जो लंबा जो बौना है उसे अप्रभावी कहेंगे। अप्रभावी, अप्रभावी का मतलब कि इसमें बौना पौधा का प्रभाव नहीं दिखेगा, इसमें बौना पौधा का प्रभाव नहीं दिखेगा। मतलब अगर दो बीजों को जिसमें क्या है, जिसमें लंबा और बौना पौधा है, इसमें क्या है लंबा और बौना पौधा है, ये क्या करेंगे तो लंबा और बौना पौधा, लंबा और हाँ क्या